हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागतम आज के अपने ऑडिट के सेशन में। सर, मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी और आज अपन करने वाले मई 2025 की जो भी नई नई आरटीपी आई है ऑडिट की, तो वो आरटीपी एनालाइज कर लेते हैं। क्या कुछ आरटीपी में नया है, सब कुछ पुराना है, या कैसी है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, सर सब कुछ बात करेंगे। और ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा जितनी शॉर्ट और जितनी समराइज होती रखूंगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, आपके एग्जाम बड़े ही पास हैं। सबसे पहली बात, मोस्टली आप मान के चलो 90% आपकी ये सब कुछ रिपीटेड है। कि रिपीटेड से मेरा मतलब है यहाँ पर कि कुछ तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट रिपीटेड है, वो कम चांसेस है कि क्वेश्चन केवल 2-3 रिपीटेड है डायरेक्ट। और बाकी जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बहुत ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, वो कुछ तरह के कॉन्सेप्ट अपन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, वो तो वो उसी तरह के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी अपन को इंपॉर्टेंट पता है और अपन क्लास में अच्छे से कवर करते हैं सब लोग। तो कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है इस बार की आरटीपी में, पर अपन सब कुछ एक बार देख लेते हैं। जो एक आधा क्वेश्चन गलती से थोड़ा बहुत नया है, पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आ जाओ। इंपॉर्टेंट इन द मतलब सेंस कि कुछ बिल्कुल ऐसा नया नहीं है। ऐसा इंपॉर्टेंट तो क्या मतलब, सभी इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू अपन एंड में देखते हैं, एमसीक्यू तो नए होते हैं हर बार। एमसीक्यू अपन बिल्कुल एंड में देखते हैं। मैं फटाफट इसको एनालाइज कराऊंगा, डिटेल में भी डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। एक बार ओवरव्यू टाइप दूंगा। सर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्वालिटी कंट्रोल का, तो ये जो एसे 220 का और या फिर एसक्यूसी 1 का तुम बोलो अभी इसको, जो क्वेश्चन नहीं था ये एग्जैक्ट रिपीटेड है। जो कि अपन रिव्यू करते, रिव्यू वाला क्वेश्चन अगर तुमको पता हो, ये एग्जैक्ट सारी बुक्स वगैरह में कवर है, अपनी बुक्स में भी कवर है, ठीक है। ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन था जो वापस आईसीए ने पूछ लिया है, अपनी बुक्स में ऑलरेडी कवर्ड है। कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है, जो सब फर्म का पार्टनर होता है, उसका दूसरा पार्टनर क्या ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है क्या उसके बिहाफ पे, तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी अपन को पता है। तो ये एग्जैक्ट वो का वही क्वेश्चन है और इसका आंसर भी वो का वही है। मतलब आंसर कभी बार आईसीए चेंज कर देता है ना, नहीं बिल्कुल आंसर भी सेम टू सेम वो का वही है जो होना था। तो हाँ भाई, वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है दूसरे चार्टर्ड उसके पार्टनर के बिहाफ पे, प्रोवाइडेड उसको थोड़ा बहुत काम को रिव्यू करना पड़ेगा, ड्यू डिलीजेंस और केयर रखना पड़ेगा। ये वो का वही प्रोसेस है कि हाँ भाई वो रिलाई कर सकता है वर्क परफॉर्म बाय अदर, बस उसको एडिक्वेट स्किल ड्यू केयर रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो उस पर रिलाई कर सकता है, ठीक है। तो बस ये वही के वाला क्वेश्चन है। सो ही में रिलाई, बस उसको थोड़ा बहुत उस पर एडिक्वेट स्किल वगैरह रखना पड़ेगा। तो ये मतलब एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं ध्यान दे नहीं रहा हूँ इन पे भी, ठीक है। उसके बाद अभी आ जाओ, अब ये ऑडिट एविडेंसेस का क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन नया है पर सब पूरा सिंपल है। कि देखो उसने 2 जनों को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा है, ऐसे 505 में 2 जनों को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा है। एक डेटर को भेजा है, डेटर को भेजा है 15,50,000 रुपये कंफर्म कर, और उसने बोला है कि चाहे, उसने बोला है कि 15,50,000 रुपये कंफर्म कर हमारी बुक्स के अंदर 15,50,000 रुपये। तो डेटर को बोला है तू भी कंफर्म कर, चाहे तेरा अमाउंट एग्जैक्ट मैच हो रहा है या फिर डिफरेंस है, दोनों केस में हमको बता, दोनों केस में हमको बता। तो ये क्या होता है सर, ये पॉजिटिव कंफर्मेशन होती है। तो उसने पॉजिटिव कंफर्मेशन यहाँ पे भेजी है। इस नेक्स्ट वाले केस के अंदर उसने क्रेडिटर को कंफर्मेशन भेजी और क्रेडिटर को बोला है कि तू रिस्पॉन्स तभी देना जब हमारा बताया हुआ अमाउंट से तू डिसएग्री हो रहा है, हमारे बताए हुए अमाउंट से तू डिसएग्री हो रहा है। तो रिस्पॉन्स कब आएगा, ओनली एक्सेप्शन के केस में, जब कोई एक्सेप्शन हो तभी रिस्पॉन्स देना, वरना मत देना। तो ये नेगेटिव कंफर्मेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी यही बोलता है, पहले आइडेंटिफाई करो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन कौन कौन सी है। तो अपन ने बता दिया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। उसके बाद उसको रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स में पता है उसको क्या मिला, कि जो डेटर है उस डेटर में अपन ने क्या बोला था कि 15,50,000 रुपये होने चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, ठीक है। पर उस बंदे ने जो कंफर्म करा उसने केवल 14,90,000 रुपये ही कंफर्म करा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया लगभग 60,000 रुपीज़ का। तो ये क्या है सर, ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या होता है, एक्सेप्शन, कि सामने वाला बंदा कुछ और अमाउंट बोल रहा है, अपनी बुक्स कुछ और बोल रही है, तो ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन का जनरली अपन क्या करते हैं, एक्सेप्शन को एनालाइज करते हैं अपन, जनरली मैनेजमेंट को बोलते हैं कि भाई एक्सेप्शन रिजॉल्व कर, रिकंसाइल कर कि क्यों सामने वाला अमाउंट अलग बता रहा है, तुम्हारी बुक्स में अमाउंट क्यों अलग है, ठीक है। इसमें अपन को ये करना है। और यही नेगेटिव कंफर्मेशन था, नेगेटिव कंफर्मेशन जो अपन ने क्रेडिटर को भेजा था यहाँ पर, उस क्रेडिटर ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उस क्रेडिटर ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है, नेगेटिव कंफर्मेशन में रिस्पॉन्स कब आता है, जब वो अपने अमाउंट से डिफर करता है, जब वो अपने अमाउंट से डिफर करता है, जब वो एग्री कर रहा है कि हमने जो अमाउंट बोला उससे एग्री कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इस केस में ऑडिटर को कुछ चला के और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, इस केस में ऑडिटर को चला के कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। अपन मान लेंगे कि भाई वो क्रेडिटर हमारे अमाउंट से सेटिस्फाई है, इसीलिए वो वापस से उसने कोई जवाब नहीं दिया,
ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, मुझे पता है, अभी ये कोई मेन क्लासेस तो है नहीं ना यार, और कुछ सब रिपीटेड टाइप चीज़ें, इसलिए मैं तुमको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तुम्हारा टाइम सेव हो जाए। अभी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, इतनी कोई मेन क्लासेस थोड़ी ना चल रही जो एक एक वर्ड के अपन पोस्टमार्टम में जाए, इसे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ नया है भी नहीं, नया होगा तो मैं बता दूंगा। पॉजिटिव कन्फर्मेशन क्या होती है, डेटर को जो भेजी, एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आ गया मतलब डिफरेंस आया, डिफरेंस आया कि जो भी अमाउंट अपने एंटिटी के रिकॉर्ड में था और वर्सेस जो भी सामने वाले बंदे ने कंफर्म करा, तो एक्सेप्शन को अपन को एनालाइज करना पड़ेगा कि 15,50,000 वर्सेस 14,90,000, उस एक्सेप्शन को अपन को एनालाइज करना पड़ेगा। तो अपन को देखना पड़ेगा कि अपन को साई ऑलरेडी मिल चुका है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस अपन को क्या मिल गया है, या फिर अपन को ए से 330 के हिसाब से कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के, एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर लगा के साई और लेना है इस एक्सेप्शन पे, ठीक है। तो कंपनी मैनेजमेंट को बोलेगी, कंपनी मैनेजमेंट को बोलेगी भाई तू इन्वेस्टिगेट कर और रिकंसाइल कर कि ये तेरा डिफरेंस क्यों आ रहा है, तेरा डिफरेंस क्यों आ रहा है। और नेगेटिव कंफर्मेशन के केस के अंदर सेम है कि सामने वाला जब अपने अमाउंट से एग्री हो चुका है, इसका मतलब उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अपन डीम्ड मान लेंगे वो अपने अमाउंट से एग्री है, तो इसमें अपन को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी एक्शन, ठीक है। तो ये भी हो गया, मतलब सब इजी इजी है, कुछ नया नहीं आया, इसलिए मैंने तुमको बोला था। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सॉरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसको लेना है क्या क्या होता है। उसने बोला कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो इन चीज़ों का, कि ऑडिटर को तुमने मतलब मैनेजमेंट को अपन बोल रहे हैं कि लिख के दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि तुमने हमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, साथ में सारे के सारे ट्रांजेक्शन तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो ये लिख के दो, ठीक है। वो ले सकता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो ले सकता है इन चीज़ों की, ठीक है। पर मैनेजमेंट बोला नहीं नहीं हम वर्बली मुंह से देंगे, लिख के नहीं देंगे। तो भाई अपनी ये चीज़ पहले रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने करा हुआ है कि हमेशा रिटर्न में लेनी होती है, रिप्रेजेंटेशन हमेशा रिटर्न में लेनी होती है। तो बस ये वही आंसर है, इसका यही आंसर है, रिटर्न में लेनी। और एक दो चीज़ और पूछ रहा है ये, तो क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर बोल रहा है रिटर्न में देनी है, जरूरी है? हाँ भाई वो रिटर्न में देना जरूरी है, ऑडिटर बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड, फॉर्म क्या होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, फॉर्म। तो अपनी बात हुई हुई है, फॉर्मेट क्या होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, ये एक तरह का लेटर होता है, इसको लेटर के फॉर्मेट में देना होता है, लेटर रिप्रेजेंटेशन लेटर। ये अपनी बात हुई हुई है कि जो लेटर नहीं बनाते तो ये लेटर रिप्रेजेंटेशन लेटर की तरह उसको देना है, ठीक है। इसकी एक बार लैंग्वेज देख लो तुम और चाहो तो, ये देखो। तो एक तो सबसे पहले ये एग्जैक्ट क्वेश्चन की चीजें रिपीट कर दी आंसर के अंदर, ये एग्जैक्ट जो क्वेश्चन बोला था ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन ने कि मैनेजमेंट से अपन ने मांगा है इन इन चीजों का कंफर्मेशन, तो ये एग्जैक्ट इन चीजों का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज डाल दी। फिर वहां पे बोल दिया कि हाँ भाई ऑडिटर करेक्ट है, हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। फिर फॉर्मेट क्या होता है उसका, हमेशा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट हमेशा होता है रिप्रेजेंटेशन लेटर। लेटर जो नहीं लिखते अपन किसको, टू द प्रिंसिपल ऑफ XYZ, तो वही रिप्रेजेंटेशन लेटर होगा टू द ऑडिटर, टू द ऑडिटर। तो ये एक लेटर होता है जो ऑडिटर को एड्रेस करते हैं, ठीक है। बस हाँ इसमें एक और चीज है कि अगर कभी लॉ एंड रेगुलेशन, कभी मैनेजमेंट, अपन को इसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखवा के लेना होता है, अपन को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवा के लेना होता है साथ में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अपन को उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवा के लेनी है। पर कभी कोई लॉ एंड रेगुलेशन बोल दे कि जो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको पब्लिकली कहीं पे डिस्क्लोज करनी है, कहीं पे भी पब्लिकली, लेट से उनकी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना है पब्लिकली, या फिर NSC BSC की वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना है, कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ हो तो कभी भी कोई लॉ एंड रेगुलेशन अगर ऐसा कुछ बोल दे कि मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी, कि वो अपन को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही लोग बनाएंगे, तो ये कोई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनको पब्लिकली कभी ऑलरेडी कहीं पे डिस्क्लोज करनी है तो वापस से अपन को वो चीज़ें लिखवा के नहीं लेनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में। तो जो चीज़ें ऑलरेडी पब्लिकली डिस्क्लोज है, जो चीज़ें ऑलरेडी पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है, वो चीज़ें अपन को वापस से लिखवा के नहीं लेनी है। तो बस वही है, कभी भी लॉ एंड रेगुलेशन पब्लिक स्टेटमेंट देने के लिए बोलता है तो वो वाले मैटर अपन को वापस से नॉट इंक्लूड नहीं कराने अपने रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो बस यही है। तो फॉर्मेट क्या होता है इसका, फॉर्मेट होता है रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है ये, और साथ में अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है पब्लिकली अगर उसको डिस्क्लोज कर दो कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन तो वापस से अपन को लिखवा के नहीं लिखे, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद ये सी वाला क्वेश्चन कुछ ही नहीं है, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से तो अपन को क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है, रिवेल्यूएट करनी होती है, इंटीग्रिटी, वो सब चीजें, मतलब सब कुछ रिपीटेड है। फिर उसके बाद कारो का क्वेश्चन है जो भी बहुत इजी है, ये पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो अपनी बुक्स में ऑलरेडी कवर्ड है, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था सर,
कि अपना क्लोज 7 के अंदर अपना डिस्कशन हुआ है। क्लोज 7 जो स्टैट्यूटरी ड्यूज वाला होता है, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लोज 7 क्या बोलता है, दो केस बोलता है, एक तो ए पार्ट बोलता है, एक बी पार्ट बोलता है। क्लोज 7 जो है अपना वो दो पार्ट बोलता है। तो ए पार्ट क्या बोलता है, कभी भी कोई अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज हो, कभी भी कोई अनडिस्प्यूटेड अबे राइटिंग खराब आ रही है ऊपर से स्पेलिंग भी, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर 6 महीने से ऊपर पेंडिंग है तो रिपोर्ट करना है। और बी वाला केस बोलता है कि कोई डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो वो रिपोर्ट करने हैं कि कौन से फोरम में, किस कोर्ट के अंदर डिस्प्यूटेड है आपके, कितना अमाउंट है, वो सब बताना है। पर अपनी बात हुई थी, एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, डिस्प्यूटेड में अपनी बात हुई थी कि अगर डिस्प्यूट का कोई एक पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए, डिस्प्यूट का कोई पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए कि अब यहाँ पे देखो, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कोई डिमांड का नोटिस भेजा 15 लाख रुपए का, तो अब सामने वाले ने, जो कंपनी है, कंपनी ने कहीं पे कोर्ट केस वगैरह फाइल नहीं करा, कोई कोर्ट केस ट्रिब्यूनल वगैरह में कुछ भी फाइल नहीं करा हुआ, तो वो डिस्प्यूटेड नहीं कहलाएगा। कंपनी ने पता है क्या करा, बस एक लेटर लिख के दे दिया, मेयर रिप्रेजेंटेशन लेटर, उनको एक लेटर लिख के दे दिया कि नहीं नहीं ये 15 लाख हमारे ड्यू नहीं है, 15 लाख ड्यू नहीं, तो क्या ये डिस्प्यूटेड कहलाएगा, नहीं। केवल एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लिख के देना वो कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं कहलाता, तो क्लोज बी की रिपोर्टिंग नहीं होगी, उसको डिस्प्यूटेड नहीं मानेंगे, ठीक है। और अब बस वो है कि ये जुलाई 2023 से पेंडिंग है, जुलाई 2023 से पेंडिंग है, तो इसको अपन अनडिस्प्यूटेड मान के 6 महीने से ज़्यादा का मान के इसको इस ए वाले क्लोज के अंदर रिपोर्ट करेंगे, किसमें, ए वाले क्लोज के अंदर रिपोर्ट करेंगे कि वो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। तो बस ये वही वाला क्वेश्चन है जो ऑलरेडी बुक में भी कवर है, अपनी वाली क्वेश्चन में कवर है ऑलरेडी है। ये देखो, एक तो होती है क्लोज ए की रिपोर्टिंग जिसमें 6 महीने का जाता है, क्लोज 7 बी की रिपोर्टिंग जिसके अंदर डिस्प्यूटेड होता है, पर जो मियर रिप्रेजेंटेशन है टू द कंसर्न डिपार्टमेंट उसको अपन डिस्प्यूट ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको डिस्प्यूटेड नहीं मानेंगे और क्लोज वाले ए के अंदर इसको रिपोर्ट करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन और भी सिंपल है भाई, अरे मतलब सब सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन करा इन्वेंट्री का, क्लोज 2 की बात कर रहा है कारो की, फिजिकल वेरिफिकेशन करा, फिजिकल वेरिफिकेशन में ये अमाउंट आया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये अमाउंट आया आपने, उसी का एक क्लोज बोलता है कि कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्रिपेंसी आई, कितनी डिस्क्रिपेंसी, अगर 10% से ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आई तो तुमको अमाउंट वगैरह बताना है कि एग्जैक्ट ये डिस्क्रिपेंसी है। तो वो अपन को कैसे देखना होता है, हर क्लास ऑफ इन्वेंट्री का, हर क्लास ऑफ इन्वेंट्री, ये क्लास ऑफ इन्वेंट्री, ये दूसरी क्लास ऑफ इन्वेंट्री, ये तीसरी चौथी, तो ये जो भी अमाउंट है फिजिकल वेरिफिकेशन और से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनका परसेंटेज निकालो, परसेंटेज, ठीक है। कोई भी 10% से ज़्यादा हुआ, कोई भी 10% ज़्यादा हुआ तो वो अपन को डिस्क्रिपेंसी वहाँ पर बतानी है उनको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। ये देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन ये था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये आया, तो कुछ भी चेंज हुआ तो इस केस के अंदर 11% है, इसमें 18%, तो केवल इन दो केस के अंदर अपन को बताना है कि ये डिस्क्रिपेंसी अपन को मिली, ये मटेरियल है, इनको अपन इग्नोर कर सकते हैं इन डिस्क्रिपेंसी को, ठीक है। बस ये वही वाला केस है। अब ये डायरेक्ट बहुत सिंपल है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 13, SRS 4410 जो होता है ना कंपाइलेशन एंगेजमेंट का, वो किस पर्पस से बनाया जाता है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट किस पर्पस से बनाया जाता है, तो ये एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कवर है, ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन भी कवर है, सब कुछ कवर है, तो ये अपन इसको वापस से नहीं देखेंगे। एक वापस से उसी का SRS 4410 का कंपाइलेशन एंगेजमेंट का, इस बार इन्होंने RTP में दे दिया रिपोर्ट, जो उसकी रिपोर्ट्स के एलिमेंट होते हैं ना, रिपोर्ट के एलिमेंट की इसकी रिपोर्ट कैसी बननी चाहिए वो रिपोर्ट दे दिया। तो माना या ICAI ने कंपाइलेशन एंगेजमेंट का जो रिपोर्ट होता है, पूरी टाइटल रिपोर्ट किसको एड्रेस होती है वो इधर दे दिया। पर मैंने तुमको क्लास में बोला हुआ है सारी रिपोर्ट्स याद करना पॉसिबल नहीं है, 15 से 16 रिपोर्ट्स हो जाएगी, केवल एक दो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऐसे 700 वाली, एक ऐसे 800 वाली, 1 2 3 रिपोर्ट याद कर लो, उससे ज़्यादा याद मत करो, पागल हो जाओगे, कोई सेंस नहीं है। ये RTP में आया, मेन एग्जाम में आने की लेस चांसेस है, बहुत कम, वरना एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ के जाना, वरना 15-16 रिपोर्ट अगर तुम ये याद करने बैठे ना पागल हो जाओगे। मैंने तो ट्रिक भी दी है तुमको याद कराने की, याद करने की, पर कोई सेंस नहीं है उनको याद करने का, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ओल्ड कोर्स की क्वेश्चन है, रिपीटेड डाल दिया था, ठीक है। डिजिटल ऑडिट का क्वेश्चन आया कि किसी बंदे ने टेक्स्ट मैसेज भेजा, फ्रॉड का क्वेश्चन है एक तरह से, सामने वाला कुछ अटैक कर रहा है, उस पर अटैक, फिशिंग अटैक, तो टेक्स्ट मैसेज भेजा बैंक ने टेक्स्ट मैसेज भेजा, उसको क्या भेजा कि आपका अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड हो चुका है, आपका अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड हो चुका है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपनी वेरीफाई करानी है, इस लिंक पे जाओ और वेरीफाई कराओ अकाउंट को रीएक्टिवेट कराने के लिए। तो ये लिंक देख के फर्जी लिंक नहीं लगा, बिल्कुल फर्जी लिंक लग रहा है कि ये बैंक की तरफ से, ऐसा कोई लिंक होता है बैंक का, नहीं। तो ये खुद बोल रहा है कि ये किस तरह की फिशिंग हो सकती है। तो अगर आपको याद हो तो अपनी फिशिंग किस तरह की होती है, अपनी SSVW, तो ये एक
SSVW अपनी यहाँ पे फिशिंग होती है, ठीक है ना। तो ये 4 तरह की फिशिंग होती है। तो ये वही बोल रहा है कि कौन कौन से अदर टाइप ऑफ फिशिंग होती है और ये किस तरह की फिशिंग है, ये किस तरह की फिशिंग है। तो सर ये अपनी स्पेयर फिशिंग है, कहा गया, सॉरी स्मिशिंग है, सॉरी हाँ स्पेयर नहीं, स्मिशिंग है, ये स्मिशिंग है। स्मिशिंग में क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज देके लोगों को उलझाना होता है, टेक्स्ट मैसेज देके लोगों को उलझाना होता है। तो स्मिशिंग मतलब टेक्स्ट मैसेज कि सामने वाला बंदा अपने आप को जता रहा है, सामने वाला बंदा आपको जता रहा है फ्रॉड आइडेंटिटी करके कि मैं बैंक हूँ, मैं बैंक हूँ, पर असली में वो बैंक नहीं है, असली में वो बैंक नहीं है। तो वो स्मिशिंग में आता है। फिर उसके अलावा बाकी की 3 वापस वो सेम बता दी, एक होती है स्पेयर फिशिंग, एक वेलिंग, एक विशिंग। स्पेयर फिशिंग क्या होती है कि सेम टू सेम स्मिशिंग जैसा ही, पर एक स्पेयर के अंदर होता है ईमेल के थ्रू अपन फ्रॉड करते हैं सामने वाले बंदे के साथ कि ईमेल के थ्रू बताते हैं बैंक का ईमेल है। वेलिंग का मतलब होता है कि कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉयज को टारगेट करना, बड़े बड़े एम्प्लॉयज को टारगेट करना। विशिंग मतलब वॉइस कॉल या फिर वॉइस कॉल या वॉइस मैसेज पे कोई सामने वाला अपन को फ्रॉड कर रहा हो। तो ये SSVW स्पेयर स्मिशिंग, स्पेयर स्मिशिंग, वेलिंग और विशिंग, वेलिंग विशिंग, VW वेलिंग। तो वी से होता है वॉइस कॉल, वेल मतलब बड़े बड़े एम्प्लॉय, बड़े बड़े सीए लेवल एग्जीक्यूटिव। तो बड़े बड़े वेल मतलब होता है ना बड़े बड़े एम्प्लॉय को जहाँ से मिलेगा वो हो गया, ठीक है। तो इस टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कभी कोई अपन को ऐसे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है तो स्मिशिंग। ये अगर ईमेल के थ्रू कर रहा है तो स्पेयर फिशिंग। वेलिंग मतलब बड़े बड़े एम्प्लॉयज को टारगेट करना। वी मतलब विशिंग मतलब वॉइस कॉल या वॉइस मैसेज पे, ठीक है। तो ये सब रिपीटेड टाइप है यार। उसके बाद क्या है, ये 15 वाला तो बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट रिपीटेड कि जो इन कहा गया रिपीटेड है बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट एंटिटी है जो ग्रुप ऑडिट का कहते हैं CFS ऑडिट। तो जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है, ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी का एक एग्जांपल दिया है, बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल सा। और क्या उनको CFS बनाना होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं भाई, उसको इन डेज 110 के हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना। वो केवल शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा, उतनी ही काफ़ी है। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर ले उतना ही काफ़ी है। तो ये एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें अपन को। ये वाला भी एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बैंक ऑडिट का। बैंक ऑडिट का एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अपनी बुक में, बस केवल एक नया पॉइंट इसके अंदर इन्होंने दिया है 4th नंबर का। बाकी ये सबके बुक के अंदर सब में होगा, मतलब ये एग्जैक्ट अपन ने कवर है ऑलरेडी कि कभी भी अगर अपन कोई भी एनपीए बेचते हैं प्रॉफिट पे, कभी भी कोई एनपीए बेचते हैं प्रॉफिट पे, तो क्या करते हैं अपन को इसका प्रॉफिट बुक करते हैं क्या? नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करते। अपन क्या एक्सेस प्रोविजन को रिवर्स करते हैं क्या? नहीं। तो जब भी आप प्रॉफिट पे एनपीए बेचो तो उसको प्रोविजन को बनाए रखो, प्रोविजन को मेंटेन करे रखो, उसको प्रोविजन में डाल दो कि बाद में कभी दूसरा लॉस हुआ, दूसरे एनपीए को बेचते हो, कभी कोई दूसरा लॉस हुआ तो उससे अपन एडजस्ट कर लेंगे। ये वो है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी है तो उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं होती है, अपन उसको एनपीए मान लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी की इज्जत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। एडोक लिमिट अगर 180 डेज में रिव्यू नहीं करते तो उसको एनपीए मान लेना होता है, परफॉर्मिंग नहीं होगा। वही एडिशनल लिमिट आप कितनी दे सकते हो? एक्स्ट्रा टेम्परेरी आप केवल 20% की एडिशनल लिमिट दे सकते हो, 25 नहीं, और 120 डेज के लिए नहीं, केवल 90 डेज के लिए। एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन अपनी बुक में है। क्वेश्चन नंबर, फिर इसमें 4th पॉइंट नया आया है कि जो और सिंपल है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फॉरेन करेंसी वाले, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते कि फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग है, कहीं पे मैंने सेल की पोजीशन ले रखी है, कहीं पे मैंने परचेस की पोजीशन ले रखी है फॉरेन करेंसीज की। तो वो यहाँ पे बोला हुआ है कि आपका अनकवर है बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट। अनकवर मतलब आपने उसको हैज नहीं करा हुआ, ये अनहेज्ड पोजीशन है, अनहेज्ड पोजीशन। तो उसको भाई हैज करो, उसको हैज करो, आप उसकी पोजीशन को हैज करो। वो पोजीशन अभी तक स्क्वायर अप नहीं करी, वो पोजीशन अब तक स्क्वायर अप नहीं करी, तो ये गलत है। हमेशा पोजीशन को स्क्वायर अप करो और हैज करो। स्क्वायर अप का मतलब, अरे यार तुमको एफएम में आता होगा ना कि अगर आपकी 20 लाख की सेल की पोजीशन है, लेट्स से 30 लाख की सेल की पोजीशन है, 30 लाख की सेल की पोजीशन है, और वही 10 लाख की परचेस की पोजीशन है, 10 लाख की परचेस की पोजीशन है। तो जो डिफरेंस है ना 20 लाख का, तो 20 लाख की परचेस की पोजीशन और ले लो, 20 लाख की परचेस की पोजीशन और ले लो, तो एक तरह से स्क्वायर अप हो जाएगा, इस तरह से स्क्वायर अप हो जाएगा और हैज हो जाएगा। तो इसलिए आपको नेट पोजीशन हमेशा स्क्वायर अप करनी होगी और हैज करनी होती है, बस ये वही है, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल। ये भी अपन ने करा हुआ है ऑडिट ऑफ पीएसयू के अंदर। नहीं था मेथड की, पहले तो इन्होंने बोला कि कौन सी तरह की ऑडिट है ये देखो। एक थर्मल पावर प्लांट
कि कोई पीएसयू है, कोई पीएसयू थर्मल पावर प्लांट का, वो बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसका काम डिले होता जा रहा है, डिले पे डिले, डिले पे डिले। डिले क्यों हो रहा है? ये देखो, डिले हो रहा है कंप्लीशन ऑफ वर्क में। कभी वो डिसीजन सही पे नहीं ले पा रहे, जो पीएसयू का मैनेजमेंट है वो डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा। कभी वो देख रहा है कि कूलिंग प्लांट किस तरह का लगाना चाहिए, कभी बोला नहीं इस तरह का लगाते, कभी बोलते नहीं इस तरह का लगाते। बार बार जो भी डिजाइनिंग है प्लांट की, जो प्लांट की कौन कौन सी प्लांट मशीनरी चाहिए, उनका डिजाइन जो होता है मशीनरी का, प्लांट का, वो बार बार चेंज करता जा रहा है, बार बार चेंज करता जा रहा है। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये एक तरह की आपकी परफॉर्मेंस खराब है, आपकी परफॉर्मेंस खराब है, आप सही से इफिशिएंटली इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, आप सही से काम नहीं कर रहे हो, ये आपकी परफॉर्मेंस खराब है। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है यहाँ पे, तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। और परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो वो भी अपन ने क्लास में डिस्कस करा हुआ है, मैं वापस से नहीं पढ़ाऊंगा। एक तो आपकी परफॉर्मेंस खराब है, और ये रहा। तो परफॉर्मेंस डिस्कस करने के लिए मैंने बोला था 3 पॉइंट तो एनालाइज के होते हैं, एनालाइज द प्रोसीजर, एनालाइज द रिजल्ट एंड क्वांटिटेटिव एनालिस। 3 पॉइंट पर किसके होते हैं? एनालाइज के। मैं वापस से इतना समझाऊंगा नहीं, क्लास में सब करा हुआ और रिपीटेड है यार, इसमें क्या ही बताऊंगा तुमको। 3 पॉइंट होते हैं हमेशा एनालाइज के, एनालाइज द प्रोसीजर, जिसको याद करने के हो वापस बताता हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। एनालाइज प्रोसीजर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड एनालाइज रिजल्ट। एनालाइज क्वांटिटेटिव प्रोसीजर, एनालाइज रिजल्ट, क्वांटिटेटिव प्रोसीजर, और एक और प्रोसेसर्स। ठीक है, प्रोसीजर, क्वांटिटेटिव एंड रिजल्ट, प्रोसीजर, क्वांटिटेटिव एंड रिजल्ट। तो ये 3 पॉइंट हो गए एनालाइज के। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट एनालाइज, एनालाइज क्वांटिटेटिव, रिजल्ट, और प्रोसेसर। तो ये 3 पॉइंट हो गए ये किसके? एनालिसिस के। याद करने के पर्पज से बता रहा हूं मैं तुमको। फिर 3 पॉइंट होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, मैं याद करने के लिए बता रहा हूं। डाटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं? कोई चीज सर्वे करके कलेक्ट कर सकते हैं, केस स्टडी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो अपन देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा है वो अपन देख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट अलग याद कर लो, 3 पॉइंट वो अलग याद कर लो। 3 पॉइंट एनालाइज के हो गए, 3 पॉइंट हो गए डाटा कलेक्ट कैसे करना है, सर्वे से, केस स्टडी से, या फिर एग्जिस्टिंग डाटा है वो यूज ले लो। सर्वे से, केस स्टडी से, या फिर एग्जिस्टिंग डाटा है वो यूज ले लो। सर्वे से, केस स्टडी से, एग्जिस्टिंग डाटा वो यूज ले लो। ठीक है, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख दिया SBR ICAI ने, बाकी इतना बड़ा नहीं होता हर बार, बाकी छोटे में देती है, पर सेम नीचे जाओगे तो सेम पूछेगा कि तुम एक इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंट हो, तुम एक इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंट हो, तो वेरीफाई कैसे करनी है इन्वेंट्री का फ्रॉड, इन्वेंट्री का फ्रॉड कैसे वेरीफाई करना है। तो इन्वेस्टिगेशन का बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इसमें नहीं कराऊंगा, मतलब सेम चीज़ है। सर SDC ESG का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है कि ये बोला कि प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करो। अरे भाई, बिना मतलब कोई अंधा भी होगा वो भी प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लेगा। वो बोल रहा है कि लेबर्स को इशू आ रहा है, वर्क प्लेस सेफ नहीं है, सैलरी पेमेंट डिले कर रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस खराब है। कौन सा है ये? एम्प्लॉइज का ध्यान किसमें नहीं रख रहे? P/EPEC, PSHE, P/EPEC, तो SESHE से एम्प्लॉय, P मैंने याद कराई थी तुमको, P/EPEC, तो ई से क्या था? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, तो तुम एम्प्लॉय का ध्यान यहाँ पे सही से नहीं रख रहे, तो यहाँ से ई से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वाला प्रिंसिपल नंबर 3 है वो पूरा बता देगा। ठीक है, फालतू है। ये भी बिल्कुल नवंबर 24 का एग्जैक्ट क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे उठा के दे दिया है, कुछ नहीं है भाई। सेंट्रल प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 72% होल्ड करती है कंपनी का, मतलब ये एक तरह की गवर्नमेंट कंपनी हो गई, ये गवर्नमेंट कंपनी के अपन ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब अपने पास आया वो कि तुम हमारे ऑडिटर बन जाओ, हमारे ऑडिटर बन जाओ। तो जनरली क्या होता है? जनरली होता है क्लोज एड बोलता है कि पिछले वाले ऑडिटर से कम्युनिकेट करो, उससे पहले आप एक्सेप्ट मत कर लेना, उससे पहले एक्सेप्ट मत कर लेना। पर गवर्नमेंट कंपनी, बैंक्स, इन जगह पे क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी, बैंक वगैरह, यहाँ पर जब कोई अर्जेंसी होती है ना कि फटाफट काम निपटाना है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, यहाँ पे जब टाइम कमी हो, तो आप एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो। तो इसने यही करा है कि उसने एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी है कि जहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज होती है, बैंक वगैरह जो होते हैं, जहाँ पर टाइम का कमी होती है थोड़ा, कि जल्दी ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, कोई डेडलाइन आई हुई है, तो आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस ले सकते हो कि हाँ भाई मैंने एक बार उसको भेज दिया, मैंने उसको पुराने वाले ऑडिटर को, प्रीवियस ऑडिटर को मैंने भेज दिया उसका कंफर्म रिप्लाई के लिए, उसका जब तक जवाब नहीं आएगा मैं काम तो शुरू कर दूँ, मैं काम तो शुरू कर दूँ, पर रिपोर्ट तभी इशू करूँगा जब तक उसका जवाब ना आ जाए, जब तक उसका जवाब ना आ जाए। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस उसने दी है तो चलेगा, ये गिल्टी नहीं है, गिल्टी नहीं है, सब कुछ सही है। अगर वो गिल्टी होता तो किस जगह पनिश करा जाता? अगर वो गिल्टी होता तो किस जगह? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में जाता यार, और तो क्या, गिल्टी होता तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में वो पनिश किया जाता। कुछ है क्या इधर आंसर में देखने के लिए? नहीं, सब कुछ सेम टू सेम है, वही है। चलो ठीक है, ये वाला तो मतलब हो गया अपना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया। देखा ना, कुछ भी नया नहीं था अपना, कुछ भी का कुछ नया दिखा गया नहीं है भाई, सब कुछ पुराना का पुराना ही, अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है सब कुछ क्लास में। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बार MCQ देख लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है ना,
तुम येलो येलो वाली लाइन वाले पढ़ो, या एक काम करो पहले एक बार एमसीक्यू पढ़ो। मैं हर बार बोलता हूँ पहले एमसीक्यू पढ़ा करो उसके बाद आया करो। एक सीए के पार्टनर है, ऐसे 299, मतलब यहाँ से पता पड़ रहा है जॉइंट ऑडिट का क्वेश्चन है, कोई जॉइंट ऑडिट का। तो सीए के कोई पार्टनर है मेसर्स केएमपी के, तो ये कोई जॉइंट ऑडिटर है। वो जॉइंट ऑडिटर ने फेल टू मेंटेन एनी डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसने कोई काम तो करा, यहाँ पे क्वेश्चन से पता पड़ रहा है उसने कोई काम तो करा पर उसको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना भूल गया। काम तो करा पर डॉक्यूमेंटेशन उसको नहीं करा। साथ में उसका कोई काम था कि उसको पीपीई का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी थी, पीपीई की इंपेयरमेंट टेस्टिंग, वो भी उसने नहीं करी। तो क्या ये लाइबल होगा? बिल्कुल। अगर ये उसी का अकेले का काम है तो वो अकेला लाइबल होगा, जॉइंट ऑडिटर नहीं होंगे। तो ये देखो जॉइंट ऑडिटर ऐसे 299, ये देखो सीए के एक इंगेजमेंट पार्टनर है, उसको वेरीफाई करना था पीपीई, पर उसने वेरीफाई नहीं करा, मतलब इंपेयरमेंट वेरीफाई नहीं करा और उसने डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं रखा जो जो उसने काम करा। तो ये अकेला बंदा वेरीफाई होगा, अकेला बंदा गिल्टी होगा, बाकी बंदे गिल्टी नहीं होंगे, क्योंकि ये काम ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था और डिवाइडेड काम के लिए वो अकेला बंदा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मिस्टर के सवरली अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एक्शन के लिए। ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है। ईआरपी सिस्टम, हाँ अभी ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है कि अब कंपनी ना ईआरपी सिस्टम लगाने चाह रही है, कंपनी ईआरपी सिस्टम लगाना चाह रही है। तो उस केस के अंदर क्या है कि वो ईआरपी नया ला रही है। तो वो ईआरपी कब लगेगा? 3 दिसंबर 2023 को नया लगेगा। पर जो उसके पहले का था, उसके पहले का डाटा है, उसके पहले के डाटा के अंदर, मतलब जो उसके पास पहले का सॉफ्टवेयर है ईआरपी के पहले का, उसके अंदर ऑडिट ट्रेल फीचर नहीं है। उसके पहले के सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल फीचर नहीं है। और अपन ने पढ़ा हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर मैंडेटरी होता है सेक्शन 143 के अंदर कि जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ऑडिट ट्रेल होना कंपलसरी है। तो भाई माना आप 31 दिसंबर के बाद आपके पास ऑडिट ट्रेल आ जाएगा, आपके पास नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा, पर थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर तो नहीं था ना आपके पास, पूरे साल भर तो दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर तक, 3 दिसंबर तक तो आपके पास नहीं था ऑडिट ट्रेल। तो मेरे को तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑडिटर बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को कुछ रिपोर्ट नहीं करना, गलत बोल रहा है ऑडिटर, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो ऑडिटर का जो एक्शन है वो गलत है, बिकॉज ऑडिट ट्रेल वॉज नॉट ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि कोई परचेज एंड पेबल है, कि कोई एक जॉइंट ऑडिटर था, उसको काम दिया परचेज एंड पेबल को वेरीफाई करने का, परचेज पेबल वेरीफाई करने उसको, ठीक है करेगा। तो उसने क्या करा, मिस्टर ई पे काम पे भरोसा कर लिया। मिस्टर ई कौन है? इंटरनल ऑडिटर। तो उसने इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा कर लिया, मतलब ऐसे 610, ठीक है, मतलब वो भरोसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे गिवन नहीं है कि जो वो ट्रेड पेबल है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैटर है, ऐसा कहीं पे गिवन नहीं है। तो ठीक है, वो ऐसे भरोसा कर सकता है, वो उसने रिलाई करा। बट उसने कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोसीजर नहीं लगाया। किस पे नहीं लगाया? टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। उसने ये चेक ही नहीं करा कि इंटरनल ऑडिटर जो काम कर रहा है वो सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर का काम उसके लिए एडिक्वेट है या नहीं, उसने यही नहीं करा। साथ में उसने जो भी काम करा उसका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करा, उसने डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करा। तो भाई ये गलत हो गया ना। माना तो उस पर रिलाई कर सकता है, पर भाई तुझे एक बार इवेल्युएट तो करना पड़ेगा ना कि जो इंटरनल ऑडिटर का काम है वो तेरे लिए एडिक्वेट है या नहीं, वो काम सही से करेगा या नहीं करेगा, वो तेरे को इवेल्युएट करके तुझे वो चीज़ डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। वो नहीं करा, वो गलती हो गई। ये रहा। तो हाँ भाई मिस्टर बी रिलाई कर सकता है, बट हाउ एवर उसको सबसे पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन को डिस्कस करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या काम उसके लिए एडिक्वेट है या नहीं, और उसको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, सब सिंपल सिंपल है भाई, मैं बोल रहा हूँ आरटीबी बड़ी सिंपल है ये इस बार की। कारो 2020 क्या इस पे एप्लीकेबल होगा? किस पे एप्लीकेबल होगा? ये बोल रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो क्या इस पे कारो एप्लीकेबल होगा? नीचे की लिमिट गई भाड़ में, तुम लिमिट देखो ही मत, ऊपर पढ़ो। ये एक सब्सिडरी है, होली ऑन्ड सब्सिडरी है, किसकी? एक लिस्टेड कंपनी की, मतलब एक पब्लिक कंपनी की। अगर कोई भी लिस्ट प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको अपन बड़ी प्राइवेट कंपनी मानते हैं, उस पर कारो लगेगा ही लगेगा, उस पर कारो लगता ही लगता है, क्योंकि ये कंपनी किसकी है? सब्सिडरी है एक लिस्टेड कंपनी की, तो कारो लगेगा ही लगेगा। इसको अपन छोटी वाली प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे, चाहे इसकी लिमिट फुलफिल हो रही हो नहीं हो रही हो, भाड़ में गई, अपन को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक क्लोज 7 का क्वेश्चन भी था, वो नीचे होगा शायद, सॉरी। ठीक है, और जब भी काम डिवाइड करते हैं अपन, दो ऑडिटर आपस में, जॉइंट ऑडिटर काम डिवाइड करते हैं तो किधर प्रेजेंट करना होता है? अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर डालना होता है, ऐसे 706 के हिसाब से जब भी जॉइंट ऑडिटर वर्क अलोकेट करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। एक कोई बैंक, अब एक इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज नए शुरू हो गए, अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यू 3-4 ही होंगे। कैश क्रेडिट लिमिट अपन ने एक बोरोवर को दी थी 400 लाख की, पर उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना ईयर एंड पे वो 413 लाख है। अपन ने 400 लाख बोला था कि तू 400 लाख तक विड्रॉ कर सकता है, उसने 413 लाख ज़्यादा विड्रॉ करा, उसने ज़्यादा विड्रॉ करा हुआ है।
फिर भी अपन ने उसको सब स्टैंडर्ड क्लासीफाई करा, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं माना, सब स्टैंडर्ड माना। पर बाद में पता पड़ा कि उसकी जब प्रीमाइसेस पे अपन गए, बोरोवर की प्रीमाइसेस पे, भाई उसकी मशीनरी सारी डैमेज हो गई, स्टॉक उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके पास कोई भी असेट नहीं पड़ी, बोरोवर के फ़ोन लगा रहे, बोरोवर के फ़ोन नहीं लग रहा, अनरीचेबल है, वो उठा ही नहीं रहा है, गुम भाग गया है, कोई भी मॉर्गेज सिक्योरिटी अपने पास नहीं है, मतलब उसके पास कोई असेट नहीं है अपने पास, अब उसकी कोई इन्वेंट्री नहीं बची, उसके पास कोई असेट नहीं बची। तो और ऊपर से इसकी जो यहाँ पे लिमिट है वो भी उसने ज़्यादा विड्रॉ करी हुई है। तो भाई इसको सब स्टैंडर्ड भी छोड़ो, जहाँ पर भी ऐसा कुछ हो जाए इसको पूरी लॉस असेट मान लो, इसको पूरी लॉस असेट मान लो कि अब ये पैसा वापस नहीं आएगा, ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो वो ये कि इसको लॉस असेट मान लो तुम, ठीक है ना। ये देखो मैंने सॉल्व करा था एक बार, इसका आंसर देख लूँ, मेरे हिसाब से लॉस होना चाहिए, एक बार मैं आंसर देख रहा हूँ ना, सिक्स का सी, हाँ भाई लॉस असेट ही है, ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व करा था ना, क्योंकि हाँ ठीक है। वेरीफाई पेरोल डाटा, बीइंग एन ऑडिटर में एक पेरोल का डाटा चेक करा था, पेरोल मतलब सैलरीज चेक करा था, तब मुझे पता पड़ा कंपनी के पास चाइल्ड लेबर भी है, ऐसे 250, मतलब कंपनी कंप्लाई नहीं कर रही। जब भी चाइल्ड लेबर भी है तो आपको क्या करना होता है, अपन को और इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेट, क्योंकि इनडायरेक्ट लॉ एंड रेगुलेशन, ये क्या है, इनडायरेक्ट लॉ एंड रेगुलेशन जो इनडायरेक्ट तरीके से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट देगा, कोई फाइन पेनल्टी वगैरह ऐसी कोई लग गई तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मुझे ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इफेक्ट हो सकता है मेरे को ये देखना है। चाहे तुमने चाइल्ड लेबर रखे हो तो ऐसे 250 तुम कंप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब हो सकता है तुम्हारे पे फाइन पेनल्टी ये सब लग जाए, ठीक है। आपने जो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करा वो पता है कब पे करा, बैलेंस शीट डेट यहाँ पर थी, यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा आपका अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज हो गया था, ठीक है, मतलब कारों की रिपोर्टिंग पड़ रही है क्लोज 7, तो 6 मंथ यहाँ पे हो चुके थे। तो आपने यहाँ पर अभी तक ड्यू चल रहा है, यहाँ पर अभी तक ड्यू चल रहा है, पर जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, ऑडिट रिपोर्ट आपने ऑडिट रिपोर्ट के पहले पे कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट के पहले वो स्टैट्यूटरी ड्यूज पे कर दिया। तो यहाँ पे रिपोर्ट करना है क्या, अपन ने तो पहले पे कर दिया है वो, नहीं भाई बैलेंस शीट डेट पे तो ड्यू था ना, तो आपको तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे वो अमाउंट ड्यू था। तो आप चाहे ऑडिट रिपोर्ट के पहले रिपोर्ट पे कर दिया हो, पर बैलेंस शीट डेट पे तो ड्यू था ना, तो अपन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ में इसके पास कोई डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज भी है, तो ठीक है, दोनों के दोनों रिपोर्ट करो, डिस्प्यूटेड एंड डिस्प्यूटेड। तो वो ये कि मुझे दोनों रिपोर्ट करने, ए और बी, डिस्प्यूट अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड दोनों मुझे। डन सर, अपना ये पूरी पूरी आरटीपी हो गई है, फटाफट टाइम में करिए, मैंने थोड़ा जल्दी करा, मैं भी जानता हूँ मैंने जल्दी निपटाया इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल के। तो भाई अभी कहाँ डिटेल में करूँ, अपन तो रिवीजन टेस्ट पेपर है, रिवीजन, तो रिवीजन तो जल्दी होगा ना, अब डिटेल कहाँ घुसूँ इसके अंदर, ठीक है, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा और सब कुछ रिपीटेड और ईजी था भाई, ठीक है ना सर। तो चलो बाकी तो टाटा बाय बाय, सी यू।